हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है भाई, देखो भाई, ये एम्प्लॉयर है भाई, ये इसका बिजनेस है, ये एम्प्लॉय है जो कि यहाँ क्या करता है, वर्क करता है, और इस वर्क के बदले में इसे क्या मिलता है भाई, सैलरी मिलता है, एज वेल एज अलाउंसेस मिलते हैं, एज वेल एज प्रिक्विजिट्स मिलते हैं, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं एक एम्प्लॉय को। कहाँ से भाई, अपने एम्प्लॉयर से। सबसे पहली बात तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे पेमेंट कर रहा है तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए भाई, रिलेशनशिप होना चाहिए किसका, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट बात, अब ये व्यक्ति जो कि क्या है, बिजनेसमैन है, और इसे हम एम्प्लॉयर भी कह सकते हैं। इसको अपना एक सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर जिसको क्या करे भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर ले और उसको पीजीबीपी के तहत क्या दे दे, डिडक्शन प्रोवाइड कर दे भाई। ठीक है भाई, पीजीबीपी के तहत डिडक्शन प्रोवाइड कर दे, सैलरी को इस प्रकार डिसाइड करे। फॉर एग्जांपल, इस व्यक्ति के पास क्या है, 100 वर्कर काम करते हैं, 100 वर्कर काम करते हैं भाई, ये 100 वर्कर हो जाएंगे। ठीक है भाई, सोन 100 तक वर्कर काम करते हैं। इसने एक वर्कर को कितना दिया भाई, 5000 रुपीज़ दिया एक वर्कर की सैलरी। इसका टोटल जो रेम्यूनरेशन बना वो बन गया 5 लाख। ठीक है भाई, इसने अपना रिटर्न बनाया, रिटर्न भरते हैं ना भाई, रिटर्न भरते हैं हम, उसके अंदर अपनी सैलरी का जो खर्चा दिखाया कि भाई मैं इतनी सैलरी पे करता हूँ। कितनी करता हूँ भाई, 5 लाख रुपए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आईटी डिपार्टमेंट ने उसके 1 लाख रुपीज़ को क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, इसने जो पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, पीएनएल अकाउंट जो बनाया होगा उसमें कितनी दिखाई होगी भाई, टू सैलरी कितनी दिखाई होगी, 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो उसका प्रॉफिट आया होगा वो इस सैलरी को 5 लाख घटाने के बाद आया होगा। परंतु जब इसने रिटर्न फाइल की तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए आपका गलत तरीके से आपने सैलरी दे रखी है और इतनी सैलरी नहीं हो सकती, तो उनका 1 लाख रुपए डिसअलाउ हो गया। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट के अंदर, मान लीजिए प्रॉफिट मेरा आया था 8 लाख रुपए, अब इस प्रॉफिट के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए वापस एड बैक करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज। तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 9 लाख रुपए हो गई। पहले टैक्स उसे 8 लाख पे देना था, अब टैक्स कितने पे देना है, 9 लाख के ऊपर देना है। तो यही बात है कि एक एम्प्लॉयर को, इस व्यक्ति को सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार तैयार करे कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ठीक हो। ठीक है भाई, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस जो करने पड़ते हैं रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन वो हम अभी पढ़ेंगे। टैक्स प्लानिंग हम कल करेंगे। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, देयर इज ए 2 पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स प्लानिंग करेंगे, और दूसरा हम करेंगे एम्प्लॉय के टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स प्लानिंग करेंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ें हम करेंगे डील। आज हम सिर्फ पढ़ते हैं कि एज ए रेम्यूनरेशन
कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस एज ए रेमुनरेशन डील करता है, डील करता है कौन भाई, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन कौन से खर्चे करता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। The managerial remuneration to managerial personals and other employees of business enterprises is significant part of its expenditure। जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए ये खर्चा करना, पर्सनल्स को क्या प्रोवाइड करना, पर्सनल का मतलब होता है मैन पावर, उनको जो रेमुनरेशन पे किया जाता है ये उसका एक अहम एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जिसकी डिडक्शन लेता है, जिसकी वजह से उसकी इनकम कम हो जाती है। इफ द पार्ट ऑफ रेमुनरेशन इज डिसअलाउड, यदि उस रेमुनरेशन के किसी एक पार्ट को डिसअलाउड कर दिया जाए, व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ ए बिजनेस, इट विल इंक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंसर्न। इससे क्या हो जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी है जो कंसर्न की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भाई। ठीक बात है भाई। चलिए यही तो पढ़ा था अभी हमने एग्जाम्पल के साथ। हेंस द एम्प्लॉयर शुड प्रिपेयर द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर स्टाफ in such a way that computing his income chargeable under the head of PGBP, इस प्रकार चार्ज करे कि पीजीबीपी के अंदर वो सैलरी का स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो हमने पढ़ा था एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स प्लानिंग करते हैं और एम्प्लॉय के टैक्स, दो प्रकार से टैक्स प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एम्प्लॉयर, यही बात है, रिलेशनशिप होना चाहिए किसके बीच भाई, दोनों व्यक्तियों के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। क्लियर है। एक्सपेंसेस इनकर्ड एज ए रेमुनरेशन टू द स्टाफ, एक्सपेंसेस कौन कौन से करते हैं भाई, चलिए देखते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर पहला है देयर इज ए नो रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द रेमुनरेशन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है। द रेमुनरेशन में बी पेड पार्टली कैश भी दे सकते हैं और पार्टली आप इन काइंड दे सकते हैं, काइंड भी दे सकते हैं। इसके बाद है however certain expenses on remunerations are fully deductible, certain are within specified limit, कुछ खर्चे fully deductible हैं, कुछ के लिए लिमिट बना रखी है, and certain are not deductible at all, और कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं घटा सकते हम, कि बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलती। चलिए देखते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। अब देखिए भाई, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कोई बिल्डिंग है भाई, मान लीजिए ये वाली बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को क्या कर रखा है एम्प्लॉयर ने, इस बिल्डिंग के अंदर अपने जो स्टाफ है जो उसकी कंपनी में काम करता है उसको क्वार्टर प्रोवाइड कर रखे हैं। अब इस क्वार्टर जो ये बिल्डिंग है इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो गए, इस बिल्डिंग को रिपेयर कराने के, लैंड रेवेन्यू के, म्युनिसिपल टैक्स का, इंश्योरेंस प्रीमियम के, ये सारे खर्चे डिडक्टेबल है। इसके अंदर कौन रह रहे हैं भाई, एम्प्लॉय रह रहे हैं, एम्प्लॉय रह रहे हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर एम्प्लॉय रहने की वजह से क्या होता है भाई, ये सारे खर्चे, ये ऐसा माना जाएगा कि ये बिल्डिंग ये बिजनेस के काम आ रही है, इसकी वजह से जो ये खर्चे हैं रिपेयर के हैं, म्युनिसिपल टैक्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सभी क्या हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। क्लियर है भाई। चलिए भाई, इतना होने के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग टेकन ऑन रेंट। देखो ये एक एम्प्लॉयर है, समझ लेना भाई, लिखना अपने आप को है, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। ये एक कौन है, एम्प्लॉयर है, इसके पास बिल्डिंग नहीं है, इसने क्या किया, मिस्टर बी के पास गया और इससे बोला कि भाई आपकी जो ये बिल्डिंग है ना भाई, ये आप मेरे को क्या दे दो, किराए पे दे दो। ये बिल्डिंग ऑन रेंट इसने मिस्टर बी से ले ली। अब इस बिल्डिंग का जो किराया ये मिस्टर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो रेंट इस मिस्टर बी को दे रहा है, उस रेंट को वो क्या कर सकता है, अपनी बिजनेस के इनकम में से डिडक्ट कर सकता है भाई। क्लियर है। चलिए चाहे आगे देखिए, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर
वेयर फैंस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल। देखो भाई, एम्प्लॉयर ने क्या कर रखा है, अपने एम्प्लॉय को, ये है ER लिख देता हूं एम्प्लॉयर का, और ये एम्प्लॉय है, डबल E लिख देता हूं मैं एम्प्लॉय का। इस एम्प्लॉय को इसके रेजिडेंस के ऊपर क्या क्या दे रखा है, फैन दे रखा है, एयर कंडीशन दे रखा है, रेफ्रिजरेटर दे रखा है, ठीक है भाई, इन्वर्टर दे रखा है। ये चीजें उसने दे रखी हैं किसको भाई, अपने एम्प्लॉय को। अब इनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा है, ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन का हो गया, रिपेयर का हो गया, ये सभी खर्चे वो अपने बिजनेस के इनकम में से PGBP के अंदर से P&L अकाउंट में डेबिट कर सकता है। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया होगा। सीधी बात है भाई, ये सारे खर्चे ऐसे माने जाएंगे कि बिजनेस को चलाने के लिए किए जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर्स इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉय। ध्यान देना भाई, यदि ये ऊपर लिखी असेट्स, कोई भी असेट्स है, यदि वो ओन बाय बिजनेसमैन है या एम्प्लॉयर ने क्या कर रखी है, एम्प्लॉयर ने उसका ओनर एम्प्लॉय है तो क्या कर सकता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन घटा सकता है। ठीक है भाई, आपको पता होगा AS 6 के अनुसार डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंडेटरी होता है, मैंडेट होता है। फिक्स असेट्स में से वो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही बैलेंस शीट के अंदर वो असेट्स शो होती है। चलिए, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। देखो भाई, ये बिजनेस है, बिजनेस में 100 वर्कर क्या कर रहे हैं भाई, वर्क कर रहे हैं। यहां पे हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी मशीन से किसी वर्कर को कोई लॉस हो जाए या इंजर्ड हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो उसके लिए एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा भाई, एक बड़ी मात्रा में पैसा, एक हैवी अमाउंट पे करनी पड़ेगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फॉर द सेटलमेंट। इससे बचने के लिए वो क्या कर देता है भाई, वो 100 वर्कर्स का ही क्या करा देता है, इंश्योरेंस करा देता है। और उन वर्कर्स के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम वो पे करता है उस इंश्योरेंस के लिए, वो इंश्योरेंस प्रीमियम वो अपने बिजनेस की इनकम के अंदर से डिडक्ट कर सकता है, अलाउड है भाई। ठीक है भाई, अदर देन कैश, मेड अदर देन कैश, कैश इंश्योरेंस प्रीमियम पे ना करे। GIC और IDRA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार ही वो क्या कराए, इंश्योरेंस कराए भी। चलिए, बोनस और कमीशन नॉट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट। ध्यान दे भाई, बोनस और कमीशन जो दिया गया है वो ना तो डिविडेंड की जगह दिया गया हो, ना प्रॉफिट की जगह दिया गया हो। बोनस और कमीशन भी अलाउड होता है, जो भी काम उन्होंने किया है उसके लिए यदि बोनस की रिक्वायरमेंट है तो वो बोनस दिया जा सकता है, और कमीशन किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज से मिलता है। यदि कमीशन के ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो कमीशन भी दिया जा सकता है और वो डिडक्टेबल है। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो, एम्प्लॉयर ग्रांट लोन टू द एम्प्लॉय वेदर इंटरेस्ट फ्री, कैसा दे सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकता है, और लेस इंटरेस्ट या क्या बोल देते हैं उसको भाई, कम रेट के ऊपर कंसेशनल रेट के ऊपर भी लोन दे सकता है। फ्रॉम द अमाउंट बोरोड बाय एम्प्लॉयर फॉर द बिजनेस इज डिडक्टेबल। देखो भाई, इस एम्प्लॉयर ने, ये एम्प्लॉयर है, इसने एक लोन लिया है भाई, लोन लिया है इसने, और इस लोन के पैसे में से उसने क्या कर दिया, लोन दे दिया अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयज को क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो अब ये इस लोन के ऊपर जो इसने ओरिजिनल लोन लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहा है वो डिडक्टेबल है। ठीक है भाई, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ये जो एम्प्लॉयर है उसने लोन लिया हो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग लोन टू देयर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को लोन देने के पर्पस से ही लोन ना लिया हो भाई, लोन उसने किसी और ऑब्जेक्ट से लिया हो परंतु उस अमाउंट में से वो लोन दे सकता है तो उसका इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अप्रूव्ड फंड। देखो भाई, अप्रूव्ड फंड के अंदर सुपर एनुएशन फंड होता है, एक EPF होता है, RPF होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जो भी अप्रूव्ड फंड है
उसके अंदर यदि वो क्या करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पर्पज से, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो वो डिडक्टेबल होता है विद द स्पेसिफाइड लिमिट पेड बाय एम्प्लॉय अप टू स्पेसिफाइड, एम्प्लॉयर है, स्पेसिफाइड लिमिट इज डिडक्टेबल। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें भाई, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम के अंदर भी यदि कंट्रीब्यूशन किया जाता है और तो वो भी एम्प्लॉयर की तरफ से डिडक्टेबल होगा, एम्प्लॉय अपने खर्चों में से घटा सकता है, खर्चों में डाल सकता है। लिमिट है 100% ऑफ सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर इट्स डिडक्टेबल, जो लिमिट है वो है 10% ऑफ सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है उसका 10% मैक्सिमम है। एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के ऊपर यदि कोई खर्चा करता है एम्प्लॉयर तो वो डिडक्टेबल होता है, बट प्रोवाइडेड वो रेवेन्यू नेचर का हो तो फुल्ली डिडक्टेबल है, यदि वो कैपिटल नेचर का है तो फिर वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होगा, डिडक्टेबल होगा। इफ एक्सपेंसेस इन द नेचर ऑफ कैपिटल देन इट विल बी स्पेयर्ड ओवर द 5 ईयर्स इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 साल के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉय आर फुल्ली डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसा काम है जिससे कि जिस बिजनेस के अंदर कोई ऐसा काम है जिससे एम्प्लॉय ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कोई प्रोग्राम करा दिया जाता है तो वो खर्चा एम्प्लॉयर अपने बिजनेस की इनकम के अंदर से डिडक्ट कर सकता है। एक्सपेंसेस ऑन हॉलीडे होम्स एंड गेस्ट हाउस, यदि अपने एम्प्लॉयज को कोई हॉलीडे पैक प्रोवाइड करता है इन ए प्रीवियस ईयर और गेस्ट हाउस प्रोवाइड करता है तो उसकी भी उसे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के तहत। एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय एंड डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 137, कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो कि उसने क्या किया है अब एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए क्या है तो वो भी क्या है, डिडक्टेबल है भाई। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, टैक्स प्लानिंग पढ़ेंगे फॉर एम्प्लॉयर, टैक्स प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयर। ठीक है भाई, इस आज के लिए काफी है। थैंक यू।